आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। श्री अरविंद स्कॉलर, आलोचक, दार्शनिक, क्रांतिकारी, कवि, योगी और ऋषि, इन सभी का एक अलौकिक मिश्रण थे। वे भारतीय समाज को संस्कार और आध्यात्म का आधार देकर मजबूत करना चाहते थे। वे ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो व्यक्तियों को उनके वास्तविक चित्त से जोड़ सके। उनकी प्रतिभाओं में भारतीय स्वाधीनता संग्राम में योगदान देने के अद्वितीय साहस का समावेश भी था। अरविंद घोष का जन्म कलकत्ता में 15 अगस्त 1872 को हुआ था। दिन खास था क्योंकि 75 साल के बाद देश को इसी दिन आजादी मिली थी। उनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र को हिंसा द्वारा स्वाधीनता प्राप्त करने का पूरा अधिकार है, यदि वो ऐसा करने में समर्थ हो या इसे छोड़कर कोई और उपाय न बचा हो। उन्होंने अपने विचारों को वंदे मातरम और नवशक्ति अखबार का संपादन करते हुए लोगों तक पहुंचाया था। उनके उग्र विचारों ने गोरी सरकार की दमन नीति में बाधा डाली और उन्हें राजद्रोही बना दिया। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जेल में उनका झुकाव आध्यात्म की ओर हुआ। पांडिचेरी में एकांतवास के दौरान उनका सार्वजनिक रूप से राजनीतिक आंदोलन में भाग लेना छूट गया, पर गुप्त रूप से उन्होंने आंदोलन से संबंध बनाए रखा। आध्यात्मिक शक्तियों के प्रबल होने पर भी उनका जोर इस बात पर रहा कि क्रांति की भावना जागृत रहे। उनकी आध्यात्मिक शक्ति ने भारत के संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम को एक अभूतपूर्व बल प्रदान किया था। अरे बाप रे, काका देखना। अरे दिवाली की तैयारियां चल रही हैं भैया, बच्चे लोग पहले ही से पटाखे फोड़ने लग गए। दिवाली आने के पहले ही पटाखे फूट रहे हैं। करतिया, आज रात तुम्हारा ढाबा ना बचेगा काका। मेरा ढाबा क्या अंग्रेजी हुकूमत है मियाँ, हैं? बात करते हो। अरे काका, हमने तो सुना है कि देश को आजाद करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़े थे। अरे तुम लोगों को तो सब आधा अधूरा पता है, और तुम लोग तो चट्टान तोड़ने वाले छोटे मोटे बमों से ही डर जाते हो, डरपोक कहीं के। अरे विष्णु, तेरा टेप रिकॉर्डर बंद कर बे, पटर पटर कर रहा है कब से। अरे शांति अच्छी नहीं लगती क्या तेरे को? हाँ काका। पता है, हमारे देश के क्रांतिकारियों के लिए ये बम और बंदूक तो खिलौने की तरह होती थी। हाँ काका, ये बात तो है। सही बात है काका। अच्छा छोड़ो भाई, ये बताओ कि तुम लोग आ कहाँ से रहे हो और जा कहाँ रहे हो? बता भाई। अरे काका, वही चक्कर है, इधर से आओ उधर जाओ, उधर से आओ इधर जाओ। अरे काका, मैं तो कई बार माल लेकर पांडिचेरी गया हूँ और मैंने अरविंद आश्रम भी देखा है काका। अरे वाह, पांडिचेरी, अरविंद आश्रम। अरे अरविंद घोष तो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। अरे वाह काका, आपके ढाबे पे आने का यही तो मजा है। हर बार एक नए क्रांतिकारी के बारे में सुनने को मिलता है। आप तो सुनाओ काका। हाँ सुनाओ काका। लेकिन ध्यान रखना, इस बार हर बार की तरह रुलाना मत मेरे को। तू भी यार। नहीं बेटा, नहीं, वो तो हम इस बहाने याद कर लेते हैं, उन्हें प्रणाम कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं। अरे वो तो तुम लोग आ जाते हो, मुझे छेड़ के सबरी बातें पूछ लेते हो, वरना कौन सुनता है? अरे कोई सुने या ना सुने, अपने को क्या, हम तो सुनते हैं ना। अरे आपका ढाबा खींच ही लाता है हमें। हाँ तो सुनो बेटा, अरविंद घोष बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, इतने होशियार थे कि उनकी होशियारी से अंग्रेज भी चमत्कृत हो गए थे। उनके पिता तो उन्हें सरकारी अफसर बना देना चाहते थे। एक होशियार बेटे से पिता की ये अपेक्षा उचित ही थी, पर बेटा जब अरविंद घोष हो तो इस अपेक्षा का पूरा होना कहां संभव था। भारत मां की गुलाम दशा हरदम अरविंद के मन को व्यथित किए रहती थी। भारत मां की इस कुशाग्र संतान के मन में
क्रांति की लहरें उठने लगी थीं। अरविंद, मैं तुम्हारी तरक्की से बहुत खुश हूं और चाहता हूं कि तुम इंडियन सिविल सर्विस के इम्तिहान में बैठो। तुमने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की है। अंग्रेजी के साथ साथ लैटिन, ग्रीक और फ्रेंच भाषाओं पर भी तुम्हारा अच्छा अधिकार है। तुम्हारा चयन आसानी से हो जाएगा। हाँ, जानता हूं, पर मैं अंग्रेजों की गुलामी के बंधन में नहीं बंधना चाहता। गुलामी का बंधन? इंडियन सिविल सर्विस अंग्रेजी राज की सबसे बड़ी नौकरी है। उसकी आन बान और ठाट बाट का कोई मुकाबला नहीं। राज करोगे राज। माफी चाहता हूं पिताजी, पर मैं आईसीएस की परीक्षा में ना बैठूंगा। एक हिंदुस्तानी होकर अंग्रेज को हिंदुस्तान पर राज करने में मदद करूं, ये मुझसे ना हो सकेगा। ये मेरा यानी तुम्हारे पिता का आदेश है। क्या पिता के आदेश की अवहेलना करोगे? पिता के आदेश की अवहेलना भला मैं कैसे कर सकता हूं? धर्म संकट था अरविंद के सामने। एक तरफ देश और दूसरी ओर पिता। कहा करूं, कित जाऊं? परीक्षा के लिए आवेदन करने का समय कम बचा था। बुद्धिमान अरविंद बड़ी से बड़ी दुविधा से पार पाने में समर्थ थे। आवेदन कर दिया। सफलता में कोई संदेह न था। अरे काका, अरविंद घोष अगर अंग्रेजी राज में अफसर बन गए थे तो अभी तो आपने कहा था कि वो क्रांतिकारी थे। अरे सुनो तो सही, होशियार तो वो थे ही। पिता की बात रख ली, बहुत अच्छे नंबरों से आईसीएस का इम्तिहान पास किया, मगर घुड़सवारी का इम्तिहान भी पास करना बहुत जरूरी था। अरविंद जानबूझकर उस इम्तिहान के लिए देर से पहुंचे। नतीजा, अंग्रेजों ने उन्हें फेल कर दिया। अरविंद बेटे, आईसीएस तो बन नहीं पाए, अब क्या सोच रहे हो? पिताजी, बड़ौदा के राजा मुझे अपना निजी सचिव नियुक्त करना चाहते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं तुम्हारे जाने का शीघ्र इंतजाम कर देता हूँ। मैं चाहूंगा अपने छोटे भाई वारिंद्र को भी ले जाओ। जी पिताजी। अरविंद की तरह वारिंद्र की शिक्षा दीक्षा भी इंग्लैंड में हुई थी। बड़ौदा के राजा साहब ने बाद में अरविंद घोष को बड़ौदा कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल बना दिया। वारिंद्र, देश की गुलामी मुझे सालती है। अगर हमारे जैसे नौजवान चाकरी करते रहे तो देश को गुलामी की जंजीरों से कौन मुक्त कराएगा? आप ठीक कहते हैं भैया, पर बड़े बड़े नेता लोग अंग्रेजों का विरोध कर तो रहे हैं। प्रार्थनाओं और हाथ जोड़ने से भला कोई देश को आजाद करा सकता है? आजादी मिलती है बमों से, बंदूकों से, समझे? खतरनाक रास्ता है भैया। और उस पर तुम चल रहे हो। क्या मतलब? पगले, तुम्हारा बड़ा भाई होकर छोटे भाई के बारे में क्या इतना भी ना जानूंगा? ओह, तो आप सब जानते हैं। हाँ, कि तुम क्रांति के खतरनाक रास्ते पर बहुत आगे बढ़ चुके हो। पर क्या इसका परिणाम जानते हो? मौत। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो। आज द्वार द्वार पे ये दिया बुझे नहीं, ये निषेध का दिया ला रहा बिहान है। ये निषेध का दिया ला रहा बिहान है। आज द्वार द्वार पे ये दिया बुझे नहीं। अरविंद और वारिंद्र दोनों भाई, एक पिता की दो संतानें, क्रांति पथ के पथिक बन चुके थे। पिता ने जिस उद्देश्य से दोनों पुत्रों को ऊंची शिक्षा दीक्षा दिलवाई थी, वो अब पूरा न हो सकता था। देश की आजादी के लिए बलिदान ही लक्ष्य था दोनों भाइयों का। पिताजी की उम्मीदों को लेकर भी उनमें बातें होती।
घोर अंधकार हो चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पे ये दिया बुझे नहीं, ये निशीथ का दिया ला रहा बिहान है, आज द्वार द्वार पे ये दिया बुझे नहीं। पिताजी के सपनों का क्या होगा? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं भैया, जबकि मैं जानता हूं कि आप खुद उसी रास्ते पर हैं। अरे तो बड़े भाई की जासूसी करते हो? आपका छोटा भाई हूं आखिर। पिताजी मुझसे नाराज होंगे कि छोटे भाई को भी बिगाड़ दिया। नहीं भैया, उन्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि उनकी 2-2 संतानें भारत माता की सेवा कर रही हैं। अंग्रेज सरकार ने बंगाल को 2 टुकड़ों में बांटने का षड्यंत्र रचा, जिसके खिलाफ सारा बंगाल सुलग उठा। अरविंद घोष राजा साहब की नौकरी छोड़ बंगाल लौट गए। कलकत्ता के निकट यादवपुर के राष्ट्रीय महाविद्यालय में अरविंद घोष प्राचार्य बन गए। साथ में वंदे मातरम नामक अखबार का संपादन भी करने लगे। पर यह बाहरी चेहरा था, असल में तो अरविंद घोष सशस्त्र क्रांति दल का न सिर्फ नेतृत्व कर रहे थे, वरन नौजवानों को भी इसके लिए प्रेरित और दीक्षित कर रहे थे। साथियों, अंग्रेजों के जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। इनसे प्यार से नहीं, मार से निपटा जा सकता है। लेकिन दादा, मार के लिए हथियार चाहिए। दादा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। दादा, ये हेमचंद्र दास हैं, हमारे ही पथ का राही। स्वागत है। बोलो हेमचंद, क्या कहना चाहते हो? हथियारों के लिए हमें आत्मनिर्भर होना होगा। यहाँ वहाँ से छुटपुट हथियार मंगाकर हम कब तक लड़ सकते हैं? ठीक कहते हो। तुम्हारी राय में क्या करना चाहिए? हमें खुद ही हथियार बनाना सीखना होगा। पर हमें सिखाएगा कौन? फ्रांसीसी और रूसी विशेषज्ञ। पर दादा, वो हमें क्यों सिखाएंगे? उसकी चिंता मत करो। श्याम जी कृष्ण वर्मा और विनायक सावरकर विदेश में ही हैं। वो फ्रांसीसी और रूसी विशेषज्ञों की व्यवस्था करेंगे। पर क्या दादा? इसके लिए बहुत से धन की आवश्यकता होगी। वो कहाँ से आएगा? उसकी चिंता ना करें, वो मैं देख लूंगा। हेमचंद्र ने पैतृक संपत्ति में से अपना हिस्सा बेच दिया और इस तरह धन जुटाकर जा पहुंचा विदेश बम बनाने का प्रशिक्षण लेने। शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ, ये स्वतंत्रता दिया। रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगाधार पे ये दिया मुझे नहीं, रुक रही न नाव हो। हथियार बनाने में आत्मनिर्भर होना सशस्त्र क्रांति के लिए बेहद आवश्यक था। बाहर से हथियार मंगाना खर्चीला तो था ही, खतरनाक भी था। पर देश में हथियार बनाना सीखने वाला कोई नहीं था। देश से बाहर जाने की राह में कई कठिनाइयां थीं। सबसे बड़ी कठिनाई थी धन की, जो बहुत अधिक लगना था। फिर प्रशिक्षण के लिए कुशल व्यक्ति की तलाश। हेमचंद, तुमने बम बनाने की पूरी ट्रेनिंग कर ली है? क्या दादा? कहिए तो आप पर ही बम चलाकर दिखा दूं? अरे नहीं, डराने की कोशिश कर रहे हो। मैं चलाने की नहीं, बम बनाने की बात कर रहा हूँ। इतना जोरदार बम बनाऊंगा कि जब फटेगा तो वायसराय मैं कुर्सी के सीधे इंग्लैंड की रानी पर गिरेगा। बहुत खूब। हथियार बनाना तो सीख लिया, पर उन्हें बनाने के लिए जगह की तलाश थी। धन भी काफी लगना था। बिना इन 2 चीजों के सारा प्रशिक्षण व्यर्थ हो जाता। सभी साथी इन कामों में जुट गए। कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। धन भी इकट्ठा हुआ और स्थान की तलाश भी पूरी हुई। दादा, अब देखना होगा एक सुरक्षित स्थान जहां बम बनाए जा सके, यानी एक कारखाना। सवाल फिर धन का है। चिंता न करें दादा,
हमारे साथियों ने बहुत सा धन जुटा लिया है, अभी का काम चल जाएगा। बात की देखी जाएगी। तो दादा, स्थान की तलाश प्रारंभ करें? तलाश कर ली है, मुरारी पुकुर का बगीचा। कलकत्ता के मुरारी पुकुर बगीचे में बम कारखाना स्थापित हो गया। अत्याचारी अंग्रेज अफसरों से प्रतिशोध लेने की योजनाएं बनने लगी और क्रियान्वित भी होने लगी। कलकत्ता के चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड पर हमला किया गया। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद चाकी ने किंग्सफोर्ड के धोखे में एक अंग्रेज वकील कैनेडी के परिवार पर बमों से प्रहार कर दिया। अफसोस है कि किंग्सफोर्ड बच गया। हमारे दोनों साथी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दादा, मुझे खबर मिली है कि पुलिस घर घर जाकर तलाशी ले रही है। आप उन्हें बम से उड़ाओ और वो तलाशी भी ना ले। साथियों, हमारे लगातार हमलों ने पुलिस और सरकार की नींद हराम कर दी है। वो हमें जगह जगह सूंघते फिर रहे हैं। हेमचंद जी दादा। अपने सभी साथियों से कह दो कि सतर्क रहें। दादा, वो सभी सतर्क हैं। और मेरा ख्याल है कि हमें हमले बढ़ा देने चाहिए। रणनीति कहती है कि हमला तब करो जब दुश्मन गाफिल हो। कुछ समय के लिए हम सभी को भूमिगत होना पड़ेगा। जब वो हमें ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, निराश होने लगेंगे, तब हम दोबारा हमला करेंगे। वाह दादा, बढ़िया प्लान है। क्रांतिकारियों और पुलिस में लुका छिपी का खेल जारी था। मुखबिरों का जाल बिछा रखा था अंग्रेजी सरकार ने। रोज नई खबर और उस खबर पर रोज पुलिस नए छापे डालती। क्रांतिकारी पुलिस के हत्थे न चढ़ते, पर उनकी कार्रवाइयों की गति धीमी हो गई थी, जिससे क्रांतिकारियों में भी बेचैनी थी। अरविंद कुशल रणनीतिज्ञ थे, इसलिए खूब समझते थे कि चोट कब, कहां, किस पर और किस समय की जानी चाहिए। ये अतीत कल्पना, ये विनीत प्रार्थना, ये पुनीत भावना, ये अनंत साधना। ये अतीत कल्पना, ये विनीत प्रार्थना, ये पुनीत भावना, ये अनंत साधना। शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो। शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो। तीर पे कछार पे ये दिया मुझे नहीं। शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो। देश पे समाज पे ज्योति का वितान है। तीर पे कछार पे ये दिया मुझे नहीं। और अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पे ये दिया मुझे नहीं। ये निषेध का दिया ला रहा बिहान है, आज द्वार द्वार पे ये दिया मुझे नहीं। दादा, हमारा प्लान कामयाब रहा। हमारे बमों ने अंग्रेज सरकार को झंझोड़ दिया है। हम एक हिंदुस्तानी की जान के बदले 100 अंग्रेजों की जान लेंगे, तभी इन्हें हमारी ताकत का एहसास होगा। और वो अधिक सतर्क हो जाएंगे, ये मत भूलना। और अंग्रेज सरकार बेहद सतर्क हो गई। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी पहले ही अंग्रेजों के हत्थे चढ़कर फांसी चढ़ा दिए गए थे। एक दिन अंग्रेज सरकार मुरारीपुर बगीचे में स्थित बम कारखाने का पता लगाने में सफल हो गई। अरविंद घोष अपने साथियों सहित पकड़ लिए गए और अब वे सभी जेल की सीखचों में बंद थे। सभी पर मुकदमा चला।
झूम झूम बदलियां, झूम झूम बिजलियां, आंधियां उठा रही, हलचले मचा रही। झूम झूम बदलियां, झूम झूम बिजलियां, आंधियां उठा रही, हलचले मचा रही। लड़ रहा स्वदेश हो, यातना विशेष हो। लड़ रहा स्वदेश हो, यातना विशेष हो। शत्रु जीत हार पे ये दिया मुझे नहीं। लड़ रहा स्वदेश हो, यातना विशेष हो। ये स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। शत्रु जीत हार पे ये दिया मुझे नहीं। और अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पे ये दिया मुझे नहीं। ये निषेध का दिया ला रहा बिहान है, आज द्वार द्वार पे ये दिया मुझे नहीं। वारेंद्र, अंग्रेज बड़े होशियार हैं। फैसला पहले लिख लेते हैं और मुकदमा बाद में चलाते हैं। तुम काला इंडियन गोरा लोग पर बम फेंकता है। और ये सुनिए दादा, हम तुमको फांसी पर लटका देगा, अंडरस्टैंड? फर्मिलॉर्ड, अंग्रेज सरकार सारी दुनिया में खुद को इंसाफ पसंद कहता फिरता है। ऑफ कोर्स, इसीलिए तो हम केस चलाता है। तुम देखेगा हम कितना अच्छा नाटक खेलता है। अभी हम कोर्ट कोर्ट का खेल खेलता है, बाद में फांसी फांसी का खेल खेलेगा। दादा सही है। न्यायप्रिय दिखने के लिए सजा के पहले मुकदमे का नाटक जरूरी होता है। अंग्रेज सरकार इसमें माहिर थी। नाटक चल रहा था, ऐसा नाटक जिसके अंतिम सीन के डायलॉग पहले ही लिखे जा चुके थे। जेल में क्रांतिकारी उस नाटक का नाटक खेलते। जेल की सीखचों के पीछे ये बढ़िया मनोरंजन था जिसका आनंद ये मतवाले खूब उठाते। 3-4 फूल हैं आसपास धूल है, 3-4 फूल हैं आसपास धूल है। पास है बबूल है घास के दुकूल है, पास है बबूल है घास के दुकूल है। वायु भी हिलोर दे, फूंक दे चकोर दे। वायु भी हिलोर दे, फूंक दे चकोर दे। कब्र पे मजार पे ये दिया बुझे नहीं। ये स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, देश पे समाज पे ज्योति का वितान है। वीर पे कछार पे ये दिया मुझे नहीं। और अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पे ये दिया मुझे नहीं। ये निषेध का दिया ला रहा बिहान है, आज द्वार द्वार पे ये दिया मुझे नहीं। मिलॉर्ड, अरविंद घोष एक खतरनाक मुजरिम है। ये अंग्रेजों का दुश्मन है और दूसरे नौजवानों को भी अंग्रेजों के खिलाफ भड़काता है। मिलॉर्ड, मैं मिस्टर नॉर्टन से गुजारिश करूंगा कि बिना सबूत मेरे मुवक्किलों पर इल्जाम ना लगाएं। वकील सफाई मिस्टर चित्तरंजन दास को मालूम होना चाहिए कि मैं मिस्टर नॉर्टन सरकारी वकील हूँ, इसलिए अदालत में बिना सबूत कुछ भी कहने को आजाद हूँ। मैं सबूत के तौर पर एक पत्र अदालत के सामने पेश कर रहा हूँ। ओह, मुझे लगा कोई पिस्तौल या बम पेश करेंगे। ये पत्र अरविंद घोष के नाम उनके छोटे भाई वारिन घोष ने लिखा है। मैं हिंदुस्तान के सारे छोटे भाइयों से अपील करना चाहूंगा कि बड़े भाइयों को पत्र ना लिखे, वरना सरकार उन्हें खतरनाक मुजरिम मान सकती है। मिस्टर चित्तरंजन दास, इस पत्र में वारिन ने लिखा है, अभी मिठाइयां बांटने का समय है। हो सकता है मिलॉर्ड, मिस्टर किंग्सफोर्ड की जान बचाने की खुशी में वारिंद्र ने ऐसा लिखा हो।
ये सभी खतरनाक मुजरिम हैं जो किंग्सफोर्ड की जान लेना चाहते थे। यहाँ मिठाइयाँ का मतलब है बम से। क्या बात है, मिठाइयाँ और बम। शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ, ये स्वतंत्रता दिया। रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगाधार पे ये दिया मुझे नहीं। रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो। मिस्टर मार्टिन ने अरविंद घोष और उनके साथियों को सजा दिलवाने के लिए अनाप शनाप दलीलें दी। अरविंद घोष का बचाव कर रहे थे उस समय के प्रख्यात वकील चितरंजन दास। मिस्टर मार्टिन ने अपना पूरा जोर अरविंद को खतरनाक मुजरिम और हत्यारा साबित करने में लगा दिया। अरविंद के बचाव में चितरंजन दास ने बचाव करते हुए कहा, मिलॉर्ड, मैं पूरे आत्मविश्वास से कहता हूं कि उस समय जब ये विवाद खामोशी में डूब जाएगा, उस समय जब ये व्यक्ति इस दुनिया से विदा हो जाएगा, तो एक सच्चे देशभक्त के रूप में याद किया जाएगा। इसकी वाणी न केवल भारतवर्ष में वरन सारे संसार के कोने कोने में ध्वनित और प्रतिध्वनित होती रहेगी। और बहस के दौरान वकील सफाई का कहा एक एक शब्द कालांतर में सही साबित हुआ। अरविंद घोष पर कोई जुर्म साबित न हो सका और अंग्रेज सरकार को मजबूर होकर उन्हें निर्दोष घोषित करना पड़ा। चितरंजन दास के कहे शब्द अरविंद के मस्तिष्क में गूंजते रहे और उन्हें मथते रहे। ये देश निश्चित ही एक दिन गुलामी से मुक्त होगा। मुझे मानव कल्याण का पथ खोजना है। खोजना है वो पथ जहां जगत मात सुख शांति का अनुभव करे। और अरविंद घोष ने पांडिचेरी में एक आश्रम स्थापित किया जिसे आज हम अरविंद आश्रम के नाम से जानते हैं। 15 अगस्त 1872 को इस धरती पर अवतरित हुई ये आत्मा 5 दिसंबर 1950 को धरती से विदा हो गई। निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। स्वाभिमान का देशभक्त रक्त तप्त वक्त प्राणदान का अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का सुराज्य हो स्वराज्य हो ध्यास है ये प्राण का ध्यास है ये प्राण का ध्यास है ये प्राण का दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।